हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं ये आपके जेके पीएससी का थर्ड कंपोनेंट है। इससे पहले हम लोगों ने जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम था उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में आप लोगों को घोर से लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। हिस्ट्री के लिए आप लोगों को आबिद सर लेक्चर्स दे रहे हैं। और आज हम जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे ये आपकी इंडियन पॉलिटी कवर करेगा। ये आपके केएएस एग्जाम, जेके पीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार और जो आपके इंस्पेक्टर पोस्ट आई थी, इन तीनों में है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। रचित सर आपको करवाएंगे प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स के साथ, आपको चीज़ें समझाएंगे। तो आज ये पहला लेक्चर आपको इंट्रोडक्शन का मिलेगा। इसी के साथ आप लोगों को अगर डिटेल नोट्स चाहिए एक ही जगह पे सारे कंपाइल, हम लोगों के लेक्चर के बाद पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सारा असिस्टेंट रजिस्ट्रार के जितने भी नोट्स हैं वो सब लेने हैं, अगर आपको हर एक कंपोनेंट के लेने हैं तो आप ऑलिव बोर्ड की ऐप पे जाके वो ले सकते हैं। आपको प्ले स्टोर पे डाउनलोड करनी है, आपको जेके एग्जाम्स में जाना है, वहाँ पे आपको डिटेल नोट्स और मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो ये अब आप जो लेक्चर सुनेंगे वो रचित सर का होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है। और जो भी नई रिक्रूटमेंट आई है उन सबकी वीडियो क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब जो आप आवाज़ सुनेंगे वो होगी रचित सर की। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहे। अब रचित सर की आवाज़ आप लोग सुनेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम। दिस इज़ रचित समयाल। तो हम आपके जेके पीएससी के पॉलिटी सेक्शन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जेके पीएससी का जो एग्जामिनेशन आ रहा है आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार में, उसमें ये जो पॉलिटी सेक्शन है उससे स्टार्ट करेंगे। ये आपके आने वाले केएस एग्जामिनेशन में भी, इवन यूपीएससी के एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। अब आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट लेक्चर से, जो बेसिक है, इंट्रोडक्शन है पॉलिटी का। अब देखिए, पॉलिटी बेसिकली है क्या। पॉलिटी हमारे कंट्री के लॉज के बारे में बात कर रहे हैं, हमारी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करती है। अब देखिए, ये जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉज हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लॉज के अकॉर्डिंग ही होंगे। वो जो सेट ऑफ लॉज है उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम लॉ है हमारी कंट्री का। बाकी जितने भी लॉ हैं, जैसे पार्लियामेंट कुछ लॉ बनाता है हमारे, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लॉज। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी जो लॉ बनाती है उसको भी हम स्टैट्यूटरी लॉज कहते हैं। हमारे जो पंचायत हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, ये भी कुछ लॉ बनाती हैं, उनको कहते हैं बाय लॉ, कहते हैं उनको बाय लॉज। इवन हमारे प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं। मींस अगर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में ना हो तो उस केस में इनके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन को टैकल करने के लिए कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं। उसके अंडर ये लॉ बना सकती हैं, बट वो जो लॉ होगा वो टेम्परेरी टाइम के लिए ही होगा, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को टैकल करने के लिए। उन लॉज को कहते हैं ऑर्डिनेंसेस। तो ऑर्डिनेंस जो रहते हैं, इवन हमारी जुडिशरी जो है, हमारी कोर्ट है, वो भी हमारी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए कुछ ऑर्डर्स देते हैं, उनको कहते हैं जुडिशियल डिसीजंस। इवन जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी कुछ रूल्स एंड ऑर्डर्स बनाती है, ऑर्डर्स एंड रूल्स इशू करती है। ये जो सब हैं, स्टैट्यूटरी लॉज, जुडिशियल डिसीजन, रूल्स एंड ऑर्डर, बाय लॉज, ऑर्डिनेंसेस, स्टैट्यूटरी लॉज, ये सब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब हमारी कंट्री में लॉ ऑफ द लैंड का पार्ट कंसीडर किया जाता है। लॉ ऑफ द लैंड मीन जो जितने भी तरह के लॉज हैं जो हमारी कंट्री में अप्लाई हो रहे हैं हमारी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, उसको लॉ ऑफ द लैंड कहते हैं। इस लॉ ऑफ द लैंड में सबसे सुप्रीम लॉ है, दैट इज़ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम सुप्रीम लॉ कहते हैं। बाकी जितने भी ये जो लॉज हैं, जो पार्लियामेंट बना रहा है, जुडिशरी डिसीजंस दे रही हैं, या जो गवर्नमेंट रूल्स एंड ऑर्डर इशू कर रही हैं, या हमारे प्रेसिडेंट गवर्नर जो ऑर्डिनेंस इशू कर रहे हैं, जब पंचायत म्यूनसिपैलिटी जो बाय लॉज बना रही हैं, इन सबको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही होना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये सब इलीगल डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, मीन्स नल एंड वॉइड हो जाएंगे, ये इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। तो देखिए, आज़ादी 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। उसके पहले हमारी कंट्री में हमारा अपना कोई कानून नहीं था, हम ब्रिटिशर्स के ग़ुलाम थे। तो देखिए, ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से हुआ कि हमारा भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले ये आइडिया सबसे सामने रखा कि हमारी कंट्री का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया रखा एम.एन. रॉय ने। बेसिकली एम.एन. रॉय ने क्या कहा, एम.एन. रॉय ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक स्पेशलाइज्ड बॉडी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, जो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। उस स्पेशलाइज्ड बॉडी को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये आइडिया सबसे पहले रखा एम.एन. रॉय ने 1934 में। देखिए, एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर थे। ये बहुत बड़े कम्युनिस्ट थे, इवन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कम्युनिस्ट थे।
इनके आइडिया रखने के बाद इवन हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इन्होंने भी 1935 में कहा कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की रिक्वेस्ट की, डिमांड की उन्होंने। इसी चीज़ को देखते हुए 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि हाँ, हमें भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का पूरा हक है, हमारी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, बट वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रोसेस होगा, उनको उस प्रोसेस में किसी भी तरह की एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। मींस जवाहरलाल नेहरू ने ओपनली ये कह दिया था कि वो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं ओनली विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिशर्स और एनी अदर एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, ब्रिटिशर्स ने पहले ये डिमांड नहीं मानी। आप जानते हैं जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पे अटैक किया, वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर हो गई। इंग्लैंड भी इस लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था, इंग्लैंड ने। अब देखिए, इंग्लैंड के जो अलाइज थे, उन्होंने इंग्लैंड को बोला कि आपको इंडिया की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी इस वॉर में। तो ब्रिटिशर्स ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से कहा कि आप हमें सपोर्ट दीजिए इस वॉर के लिए, क्योंकि हम ये आज़ादी के लिए, हम ये डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस ने कहा कि हम आपको सपोर्ट नहीं दे सकते बिकॉज हम खुद गुलाम हैं, आपको पहले हमें आज़ाद करना पड़ेगा। तो इसी डिमांड को देखते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया कि हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक आप हमें आज़ादी नहीं देते। तो देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की जो डिमांड थी, ब्रिटिशर्स ने इसको माना, ऑफिशियली एक्सेप्ट किया इन अगस्त ऑफ अराउंड 1940। इसी चीज़ को देखते हुए 1942 को उन्होंने अपने कैबिनेट के एक मेंबर सर सैंडफोर्ड क्रिप्स को इंडिया भेजा प्रपोजल लेके कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बनेगा। अब देखिए, जब सैंडफोर्ड क्रिप्स इंडिया आते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद इंडिया को भी आज़ादी मिलेगी कि वो अपना इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर सके। इस प्रपोजल को मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया बिकॉज मुस्लिम लीग चाहती थी कि इंडिया को 2 हिस्सों में बांटा जाए, और इस प्रपोजल को 2 हिस्सों में बांटा जाए और दोनों हिस्सों की अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो। इस प्रपोजल को सर सैंडफोर्ड क्रिप्स ने रिजेक्ट कर दिया। अब देखिए, सर सैंडफोर्ड क्रिप्स ने जब इनको रिजेक्ट किया तो मुस्लिम लीग अपने इंडिपेंडेंट कंट्री की मांग को लेकर बिल्कुल रिजिड थी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, 1942 को ब्रिटिशर्स ने 1946 को, नवंबर 1946 को एक कैबिनेट मिशन इंडिया में भेजा। इस कैबिनेट मिशन ने भी ये जो 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया था, इसको रिजेक्ट किया। ये जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था, ये ड्राफ्ट लेके आया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनाई जाएगी, इसकी क्या मेंबरशिप होगी, इसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी। अब देखिए, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कॉम्पोजिशन इस तरह से रखी गई कि हर प्रोविंस मीन्स जो ब्रिटिश प्रोविंस होगी और हर जो प्रिंसली स्टेट होगी, उसको रिप्रेजेंटेशन मिलेगी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। मीन्स अगर हम रफली कहें तो एक सीट दी गई थी हर 10 लाख लोगों के लिए, हर 10 लाख लोगों के लिए एक सीट रखी गई थी। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ रखी गई थी 389 इसकी स्ट्रेंथ थी, जिसमें से 296 ब्रिटिश प्रोविंसेस के लिए थी और 93 प्रिंसली स्टेट के लिए रखी गई थी। इन 296 ब्रिटिश प्रोविंसेस में भी 210 जनरल के लिए थी, जनरल मीन्स जिसमें बाकी सब आ सकते हैं। 78 सीट्स मुस्लिम के लिए थी एंड 4 सीट सिख्स के लिए थी और 4 सीट चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के लिए थी। देखिए, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को आप यूटी की तरह समझ सकते हैं, जो आज की यूटीज़ हैं उस टाइम पे इस तरह की भी यूटीज़ थी। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो ये स्ट्रेंथ रखी गई थी, जो मेंबर्स इसमें आने थे, इन मेंबर्स की अपॉइंटमेंट के लिए भी एक इलेक्शन प्रोसीजर रखा गया था। ठीक है, ये जो मेथड था इलेक्शन का, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग था, जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का इस्तेमाल किया गया था। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है, अब देखिए यहाँ पे आपको एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ मैं। यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है। अब देखिए, एक असेंबली है, देखिए ये जो मेंबर्स थे, ये मेंबर्स कहाँ से आने थे, जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी, प्रोविंशियल असेंबलीज जैसे मींस आप मद्रास प्रोविंस थी, वहाँ की जो असेंबली थी, वहाँ के जो मेंबर्स है, जैसे आज के टाइम पे हम राज्यसभा में हर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अपने मेंबर्स भेजती है राज्यसभा में, वैसे ही ये प्रोसीजर भी उस तरह से था। और आज राज्यसभा के लिए भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का ही इस्तेमाल किया जाता है।
अब होता क्या है, जिस पार्टी की जितनी स्ट्रेंथ होगी उस प्रोविंशियल असेंबली में, उसी के अकॉर्डिंग वो राज्यसभा में उतने मेंबर भेज सकता है। अब देखिए प्रोविंसेस में जो थे मेंबर कौन भेज सकता था, मेंबर भेज सकते थे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स। और जो प्रिंसली स्टेट थी, यहाँ पे इलेक्शन का प्रोसीजर रखा गया था नॉमिनेशन के थ्रू, कि जो प्रिंस थे, प्रिंस अपना कोई नॉमिनी उस असेंबली में भेज सकता था। आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए क्या ये जो कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली थी, क्या ये टोटली फुली इलेक्टेड बॉडी थी, तो आपका आंसर होगा नो। ये फुली इलेक्टेड नहीं थी, ये पार्शली इलेक्टेड थी और पार्शली नॉमिनेटेड थी। जैसे आप देख सकते हैं प्रिंसली स्टेट में नॉमिनेशन थी और यहाँ पे इलेक्शन प्रोसीजर था, मीन्स पार्शली इलेक्टेड पार्शली नॉमिनेटेड। तो देखिए इन प्रोविंसेस की इलेक्शन हुई, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन हुई, और ये इलेक्शन हुई थी जुलाई 1946 को। जुलाई 1946 को ये इलेक्शन होती है, जिसमें जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने 208 सीटें जीती और मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती, और जो बाकी 15 सीटें बची वो 15 सीटें जीती इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने। ठीक है, तो ये मेंबर जनरल, ये जो प्रोविंसेस से तो मेंबर आ चुके थे, बट जो प्रिंसली स्टेट के मेंबर थे वो अभी तक नहीं आए थे। उन्होंने अपनी सीट्स को फिल नहीं किया था, बिकॉज उन्होंने ये डिसाइड किया था, प्रिंसली स्टेट ने ये डिसाइड किया था कि वो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से दूर ही रहेंगे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि प्रिंसली स्टेट उस टाइम पे इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब देखिए, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बन के तैयार होगी, जिसमें सिर्फ प्रोविंसेस के ही लोगों ने, प्रोविंसेस के इलेक्टेड मेंबर्स थे। अब जो फर्स्ट मीटिंग हुई इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो हुई 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई, जिसको मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया, क्योंकि मुस्लिम लीग अभी भी अपनी पाकिस्तान बनाने की डिमांड पे रिजिड थे। तो इस मीटिंग को उस टाइम पे सिर्फ 211 मेंबर्स ने ही अटेंड किया, और उस टाइम पे जो सबसे सीनियर मेंबर थे, इसके ओल्डेस्ट मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया। देखिए फ्रांस की असेंबली में एक प्रैक्टिस होती है कि जब जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स को ओथ दिलवाने के लिए एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट को चुना जाता है। तो वैसा ही प्रेसिडेंट इंडिया में भी अडॉप्ट किया गया उस टाइम पे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इन्होंने टेम्परेरी प्रेसिडेंट अपॉइंट किया फॉर द फर्स्ट मीटिंग। तो 2 दिनों के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एस.सी. मुखर्जी को प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुना गया। परमानेंट प्रेसिडेंट और परमानेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए इनको चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एस.सी. मुखर्जी को। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कितने प्रेसिडेंट थे, दैट इज़ 1, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कितने वाइस प्रेसिडेंट थे, तो आपको याद रखना है 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। एक तो एस.सी. मुखर्जी थे, दूसरे थे आपके वी.टी. कृष्णमाचारी आपके दूसरे वाइस प्रेसिडेंट थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। मीन्स आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हमारी असेंबली के, उस टाइम की असेंबली के 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। और बी.एन. राव हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीगल एडवाइज़र थे। लीगल एडवाइज़र मीन्स जो लीगल प्रोसीजर थे उस पर एडवाइस देने के लिए बी.एन. राव को एज ए लीगल एडवाइज़र और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र अपॉइंट किया गया था। अब देखिए आपको ये भी चीज़ याद पता होगी कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्टोरिक रेजोल्यूशन सामने रखा, जिसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, इन्होंने ये उस स्पीच में ये कहा कि हम अपनी कंट्री का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविज़न चाहते हैं, हम क्या सपना देखते हैं अपनी कंट्री के लिए। तो उसी बेसिस पे, यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेसिस पे हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। और इस रेजोल्यूशन को, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को सारे मेंबर्स ने यूनैनिमसली एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया।
दैट इज़ ऑन 22 जनवरी 1947। 1947 को इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया गया कि हाँ, जो इसमें आइडियाज़ देखे गए हैं, एस्पिरेशंस हैं इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, वही एस्पिरेशन को हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट करेंगे। यही आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे जाके हमारी कंट्री का प्रियम्बल बनता है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। मीन्स आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारा प्रियम्बल कहाँ से ड्राइव किया गया है, दैट इज़ फ्रॉम दी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ द कंट्री। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। और एक और चीज़ याद रखना, दुनिया की पहली कंट्री जिसने प्रियम्बल का इस्तेमाल किया था वो थी आपकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो फर्स्ट कंट्री जिसने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया एंड साथ में प्रियम्बल अडॉप्ट किया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। चलिए अब देखिए, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग होना स्टार्ट हुई, बट मुस्लिम लीग अभी भी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से दूर थे। तो मुस्लिम लीग अपनी सेपरेट पाकिस्तान बनाने की डिमांड पे रिजिड थे। तो 3 जून 1947 को उस टाइम के जो हमारे वाइस रॉय थे, दैट इज़ एडविन माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन ने अपना एक प्लान सामने रखा, उसको कहते हैं माउंटबेटन प्लान। इस माउंटबेटन प्लान के अंदर इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, इस कंट्री का एक यूनाइटेड इंडिया का डिवीज़न होगा, 2 सेपरेट ऑटोनमस रीजन में ये डिवाइड की जाएगी जिनकी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी। और इन्होंने ये भी कहा कि प्रिंसली स्टेट को या तो पाकिस्तान को ज्वाइन करना पड़ेगा या इंडिया को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये जो माउंटबेटन प्लान था, इसको कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट किया और इसको मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट किया। और इस माउंटबेटन प्लान को एनफोर्स करने के लिए, लागू करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 को एनैक्ट किया। इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने इस माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट किया और जिसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने का प्रोविज़न था, उसको भी एक्सेप्ट किया गया, जिसके लिए एक रैडक्लिफ कमीशन को अपॉइंट किया गया जो इंडिया को डिवाइड करने की जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज पाकिस्तान एंड इंडिया। अब देखिए, इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंदर 3 चेंजेस किए गए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी असेंबली थी, हमारी असेंबली को फुली सोवरेन असेंबली बनाया गया। फुली सोवरेन मीन्स इनके पास सारी पावर होगी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की, और इवन इसके पास ये भी पावर होगी कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया के लिए जो लॉ बनाए हैं उनको ये एब्रोगेट भी कर सकते हैं या ऑल्टर भी कर सकते हैं। एब्रोगेट का मतलब है उनको ख़त्म भी कर सकते हैं, उनको चेंज भी कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो असेंबली थी, ये असेंबली लेजिस्लेटिव बॉडी भी थी। लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब क्या है? देखिए, हमारी असेंबली 2 तरह से मिलती थी। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ये आप कह सकते हैं एक तरह की हमारी कंट्री की फर्स्ट पार्लियामेंट भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। देखिए, जब ये एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीट करती थी तो इसके चेयरमैन होते थे, इसके जो प्रेसिडेंट होते थे, हेड जो होते थे, वो होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब ये एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब है, जो देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब है हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जब ये मिलते थे तब उसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बट एज ए लेजिस्लेटिव असेंबली के तौर पे जब ये मिलते थे तो उसके चेयरमैन होते थे, दैट इज़ हमारे उस टाइम के जीवी मावलंकर। हमारे उस टाइम के जीवी मावलंकर आप जानते हैं, हमारे फर्स्ट स्पीकर भी एक तरह के हम मान सकते हैं। ठीक है, जीवी मावलंकर। अब देखिए, आप आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो जैसे मैंने आपको बताया, माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट किया गया, तो 26 जुलाई 1947 को सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी पाकिस्तान के लिए। और इंडिया की जो उस टाइम पे फिर इंडिया की, पाकिस्तान को निकाल के जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो फर्स्ट टाइम मीट करती है ऑन 14 अगस्त 1947। अब देखिए, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए डिफरेंट कमिटीज़ को बनाया गया। डिफरेंट कमिटीज़ को, जैसे आप जानते हैं, यूनियन पावर कमेटी बनाई गई, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाई गई, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाई गई,
ड्राफ्टिंग कमेटी बनाएगी, एडवाइजरी कमेटी बनाएगी और डिफरेंट तरह की कमिटीज़ बनाएगी। इन सब कमिटीज़ को काम दे दिया गया कि आपको ये काम करना है। इन सब कमिटीज़ ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के इनको डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। किसी को कह दिया गया आप कॉन्स्टिट्यूशन, आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में रिसर्च कीजिए, उसके ऊपर अपना ड्राफ्ट लेके आएँ। किसी को क्या क्या पावर होंगी, क्या क्या पावर डेलीगेट की जाएंगी, उसके बारे में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। किसी को प्रोविंसेस के पास क्या पावर होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। इन सब कमिटीज़ ने अपने अपने ड्राफ्ट को प्रिपेयर किया और देखिए डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हुए। अब इनमें से चुनने की बारी थी कि इनमें से कौन सा प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनेगा। उस चीज़ के लिए हमारी कंट्री में एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी हमारी कंट्री की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिसको बनाया गया ऑन 29 अगस्त 1947 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर में आर क्या है? प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करें, आप कमेंट दे दीजिए, आप कमेंट में इसका आंसर लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि आर क्या है। अब देखिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि जो डिफरेंट कमिटीज़ ने अपने प्रपोजल दिए इनको ड्राफ्ट करें, इनमें से चुनें कि कौन कौन सा प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन सकता है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चेयरमैनशिप में ये कमेटी बनाई गई, ड्राफ्टिंग कमेटी। इसमें और भी मेंबर थे जैसे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये डिफरेंट मेंबर्स भी थे इसमें। अब देखिए ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इसने 6 महीने से कम टाइम में पूरा ड्राफ्ट प्रिपेयर किया। तो इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने जब अपना ड्राफ्ट प्रिपेयर किया तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने ये ड्राफ्ट रखा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने ये ड्राफ्ट, फाइनल जो ड्राफ्ट था, इन्होंने ड्राफ्ट प्रिपेयर किया। जो इन्होंने फाइनल ड्राफ्ट था इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा। अब देखिए जब ड्राफ्ट सामने रखते हैं ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर डायरेक्टली वोट कर दिया जाता है, उसको रीड किया जाता है, उसके ऊपर डिस्कशन होती है। जैसे हमारे बिल के टाइम पे आज भी हमारे कंट्री के पार्लियामेंट में जब कोई बिल आता है उसके ऊपर डिस्कशन होती है, डिबेट होती है, वैसे ही उस ड्राफ्ट पे डिबेट हुई थी। तो फाइनल ड्राफ्ट जब रखा उसकी फर्स्ट रीडिंग हुई November 4, 1948 को। सिर्फ 5 दिन तक डिस्कशन हुई। तो सेकेंड रीडिंग के लिए November 15, 1948 को सामने रखा और सेकेंड रीडिंग में 7,653 अमेंडमेंट्स को प्रपोज किया गया, जिसमें से सिर्फ 2,473 अमेंडमेंट्स पर ही डिस्कशन हो पाई। और जो फाइनल ड्राफ्ट था, फाइनल ड्राफ्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा ऑन 14 नवंबर 1949। और इसके बाद इन्होंने एक रेजोल्यूशन मूव किया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इस ड्राफ्ट को पास मानती है। तो इस मोशन को पास माना गया ऑन 26 नवंबर 1949 और इस ड्राफ्ट के ऊपर 299 जो मेंबर्स थे असेंबली के, उनमें से 284 मेंबर्स ने इस पे साइन किया, मीन्स इसको एक्सेप्ट किया। और इसी डेट को हमारे प्रीएम्बल में मेंशन भी किया गया है कि इस डेट पे हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अब देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, जिसमें हमारे उस टाइम के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। 8 शेड्यूल्स थे और कुछ पार्ट जो ऐसे थे, कुछ प्रोविज़न थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको उसी टाइम पे इम्पैक्ट में ला दिया गया, एनफोर्स कर दिया गया। जैसे पार्लियामेंट को उसी टाइम, उसी प्रोविज़न को उसी टाइम पे सेम डेट से इफेक्ट में लाया गया, इलेक्शन को, सिटीजनशिप को सेम डेट से इफेक्ट में लाया गया। और जो बाकी प्रोविजंस थे उनको 26 जनवरी 1950 के बाद उन्होंने उसको, जब हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, एनफोर्स किया गया, उस दिन के बाद उसको एनफोर्सेबल कंसीडर किया गया। अब देखिए 26 जनवरी को ही क्यों ये डेट कंसीडर की गई, उसी दिन 26 नवंबर 1949 को ही क्यों नहीं इसको एनफोर्स कर दिया गया? बिकॉज हमारे कंट्री की हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है 26। आप जानते हैं लाहौर सेशन 1929 में, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का कॉन्सेप्ट रखा कि हाँ, हम अगले साल 26
जनवरी 1930 से हम अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंट कंसीडर करेंगे। तो उसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए इस 26 जनवरी 1956 को हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया हमारी कंट्री में। आई होप आपको ये मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर हुआ होगा। अब देखिए कुछ यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपको मुझे बतानी है। देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 11 सेशंस लिए, और ये 11 सेशन ओवरऑल अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो इसमें 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा है, और जिसको इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दुनिया की 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरस्टैंड किया। उसमें से इन प्रोविजंस को उठाया गया है। क्या क्या प्रोविजन उठाए गए हैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पे एक छोटे से कुछ इन्फो बिट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए आज आप जानते हैं हर डिपार्टमेंट की अपनी एक सील होती है, स्टैम्प होती है, जिसको हम स्टैम्प कहते हैं। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी अपना कोई सिंबल था, वो सिंबल था दैट इज़ योर एलिफेंट। ये चीज़ याद रखिएगा, एलिफेंट वॉज द सिंबल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर सर BN राव हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, ठीक है। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेक्रेटरी भी होते हैं। सेक्रेटरी कौन थे? HVR अयंगर। HVR अयंगर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेक्रेटरी थे। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो ये कॉन्स्टिट्यूशन था, इसके चीफ ड्राफ्टमैन थे SN मुखर्जी। SN मुखर्जी ये इसके चीफ ड्राफ्टमैन थे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो गाइस नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे पॉलिटी के आगे सेक्शन में कि क्या क्या प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।